हेलो फ्रेंड्स, एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्जामिनेशन 2024 की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का अपना टॉपिक रहेगा फसल उत्पादन एवं प्रबंधन से संबंधित। ये चैप्टर अपना फर्स्ट चैप्टर है जो पीछे रह रहा था, तो आज इसको ले लेते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट अपन जो सीरियल से चल रहा है वो टॉपिक अपन ले लेंगे। ठीक है, तो आज का अपना फसल उत्पादन और ये आपका प्रबंधन से संबंधित रहेगा। फिर अपन जो है 11वां चैप्टर बल और दाब वाला फिजिक्स वाले चैप्टर है उसके बाद ले लेंगे। तो आइए इस चैप्टर के बारे में अपन चर्चा करते हैं और कौन कौन से सवाल इसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और इस बार कौन कौन से सवाल पूछे जाने की संभावना है, इन सभी से संबंधित अपना जो है वीडियो रहेगा। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत बहुत ही शानदार कोटेशन के साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह ये अपना कोटेशन जो है कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। प्यारे साथियों, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है जिसका रास्ता हमें खुद बनाना है। हमें मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना। प्यारे साथियों, कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात हो जाती है। तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए। निश्चित रूप से कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और हम है अंततः अपनी मंजिल तक आराम से पहुंच पाएंगे। अपनी मंजिल क्या है, हमेशा की तरह मैं बताता हूं, ये रही मंजिल। लैब अटेंडेंट के रूप में अपने आप को स्थापित करना, ये आपकी मंजिल है। इन बच्चों को प्रैक्टिकल करवाने के लिए इनका सहयोग करना, इनके साथ जो सर आएंगे वो जो जिस पदार्थ के लिए बोलेंगे आपको वो इन बच्चों को आपको प्रोवाइड करवाना है। ये आप अपने आप को यहाँ पे लैब अटेंडेंट के रूप में स्थापित करना है, ये आपकी मंजिल है। तो आइए देखें प्रीवियस ईयर में कौन कौन से सवाल यहाँ पे पूछे गए थे, उनसे संबंधित अपन पहले बात कर लेते हैं। तो देखो, इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा होना चाहिए, ये आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि ये देखो प्रीवियस ईयर में कौन कौन से सवाल इसके आए थे। प्यारे साथियों, 2 ही सवाल इसके बने थे। छोटा सा सिंपल टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है जो आपको 1 से 2 सवाल आपको दे देगा ये। ठीक है ना, तो इससे पहले और इसमें देखो जो संभावित प्रश्न है वो सीरीज में मैं लेकर के आया हूँ। बहुत सारे सवाल है इसमें, 5 से 6 सवाल रहेंगे अपने। तो इन सवालों को करने से पहले अपन इस चैप्टर के मुख्य पॉइंट्स है वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर की तरफ चलते हैं, आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, तो यह है अपना फर्स्ट चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन फसल की परिभाषा के रूप में अपन इसकी परिभाषा देखते हैं कि फसल किसे कहते हैं। इससे पहले आप ये जानें कि कृषि की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई थी, हमने कृषि की शुरुआत कैसे की थी। देखो लगभग यहाँ पे देखना, लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक है ना, मनुष्य क्या थे भाई, घुमंतु प्राणी थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। फिर ऐसे करते करते कालांतर में वो खेती करना सीख गए, जिससे चावल, गेहूं और अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सकें। इस प्रकार की खेती उन्होंने की थी। तो इस प्रकार से कृषि का प्रारंभ हुआ था। तो अब देखो फसल की परिभाषा के रूप में अपन क्या देखेंगे कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहा जाता है। तो ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज है, छोटे रूप में यह सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये रहा फसल की परिभाषा। उदाहरण के लिए अपन देख सकते हैं जैसे कि गेहूं का जो फसल होती है वो मतलब सारे के सारे पौधे जो है वो एक समान होंगे। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के ही आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो ये है इसकी जो अपन कह सकते हैं फसल की मेन रूप से परिभाषा। अब आप जानते होंगे कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न है, सब्जियां हैं, फल है, ये सारी चीजें अलग अलग चीजें होती है। जिन मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हमें फसलों का वर्गीकरण अपन कर सकते हैं। ये वर्गीकरण भी अभी देखेंगे। तो देखें कि भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और जलवायु जैसी जो जलवायु परिस्थितियां होती है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है, ये आप सभी जानते हैं। तो इसलिए हर क्षेत्र की जो फसलें होती है वो भी अलग अलग रहेगी। अतः देश के विभिन्न भागों में जो है विविध प्रकार की जो फसलें हैं वो आपके यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, विविध प्रकार की जो फसलें हैं वो उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद
मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। ये वर्ग आपके कौन कौन से हैं? एक तो खरीफ हो जाएगा, दूसरा रबी हो जाएगा, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, ठीक है ना। खरीफ की फसलें कौन सी है? वह फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में क्या है, वर्षा ऋतु में बोया जाता है, वो खरीफ की फसल कहलाती है। और भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर, ये चीजें याद रखना आपको, ठीक है ना, जून से सितंबर तक होती है। और इसके एग्जाम्पल्स के रूप में अपन देखें तो धान है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास है इत्यादि, ये जो है खरीफ की फसलें होती है। धान आप सभी जानते होंगे ना, धान चावल को कहा जाता है, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका रबी की फसलें। रबी की फसलें कौन कौन सी होगी और ये कौन से मंथ में बोई जाती है? शीत ऋतु में ये बोई जाती है। अक्टूबर से मार्च तक इनका जो है वो जो समय रहता है, इसमें उगाई जाने वाली फसलें हैं रबी की फसलें कहलाती है, ठीक है ना, शीत ऋतु में। जिसमें एग्जाम्पल्स इनके देखें तो गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी, ये रबी की फसलों के उदाहरण होते हैं। और इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां भी ग्रीष्म में ही आपके उगाई जाती है, ठीक है। तो अब देखो, इन पर आधारित जो फसल की पद्धतियां हैं, ठीक है ना, वो कौन कौन सी फसल की पद्धतियां हैं, इनसे संबंधित अपना जो रहेगा। तो आधारित फसल पद्धतियां कौन कौन सी है? देखो, ये आप बूझो क्या पूछ रहा है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? धान जो है, चावल जो है, उसको शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है? तो ये पहली कहती है कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल और केवल किस में उगा सकते हैं भाई? वर्षा ऋतु में। क्योंकि अधिक पानी की आवश्यकता इसको होती है, इसलिए वर्षा ऋतु में ही इसको क्या कर सकते हैं भाई? उगा सकते हैं। और देखो, नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं कि फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप, है ना, सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। तो आप देखेंगे कि ये क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं ना। ये क्रियाकलाप अथवा कृषि पद्धतियां है वो आगे दे रखी है। ये कौन कौन सी है, इनके बारे में अपन जान लेते हैं। कृषि पद्धतियां जो है खेती करने के लिए ये चरण होते हैं आपके, पद्धतियां कह सकते हैं, चरण कह सकते हैं। इनमें से निश्चित रूप से आपके सवाल बनने की पूरी संभावना रहती है। तो पहला क्या है? मिट्टी को तैयार करना, है ना। कृषि करने से पहले आपको क्या, फसल बोने से पहले आपको क्या करना होता है? सर्वप्रथम सबसे पहली जो चीज़ है वो है मिट्टी को तैयार करना। फिर होता है बुआई करना, फिर होता है खाद एवं उर्वरक देना, उसके बाद 4th नंबर पे सिंचाई करना, फिर 5th पे खरपतवार से सुरक्षा करना, और 6th पे आपके कटाई करना, और 7th और लास्ट में क्या आपका जो धान होगा उसका भंडारण करना, ठीक है, भंडारण करना। तो इसमें एक एक पॉइंट बाय पॉइंट अपन देख लेते हैं। सबसे पहला आता है आपका मिट्टी को तैयार करना, ठीक है। मिट्टी को तैयार किस प्रकार से कर सकते हैं? तो देख, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है ना। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सके और जो पोली मिट्टी है, मिट्टी में गहराई में धंस से जो जड़ें हैं वो भी सरलता से शोषण कर सके, है ना। जड़ें जो है आराम से सरलता से शोषण करेगी, पौधे की वृद्धि होगी। तो मिट्टी को पोला बनाना ये इसकी प्राथमिकता हो जाती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायता करती है, ये भी समझते हैं। देखो, पोली मिट्टी क्या करेगी? मिट्टी में रहने वाले जो केंचुए और सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि करने में सहायक होती है। जब मिट्टी पोली होगी तो केंचुए और जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि होगी, और ये जीव किसानों के मित्र होते हैं। आपने पढ़ा होगा, जो केंचुआ जो होता है, केंचुआ जो होता है वो किसान का मित्र होता है, ठीक है ना, किसान का मित्र जीव होता है। क्योंकि ये मिट्टी को क्या करते हैं भाई? पलट कर पोला कर देते हैं तथा हुमस बनाते हैं, हुमस बनाते हैं, है ना, ये हुमस बनाते हैं। और जो हुमस जो है ये मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है, आवश्यक क्यों है, इसके बारे में जाने। हमने जो है 7वीं क्लास का भी पढ़ा नहीं है पोर्शन, फिर भी अगर जो अपना ये कवर हो जाएगा उसके बाद अपन करेंगे। तो इसमें कहा है कि पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा कि मिट्टी में क्या क्या होते हैं, और वैसे ही सामान्य चीज़ में सामान्य जानकारी आपको होगी कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु और कुछ सजीव होते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त मृत पौधे और जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मुक्त होते हैं। ये पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में आवश्यक होती है। इसे उलटने पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं
उनका उपयोग पौधे कर सके, इसलिए इनको उलट पुलट करना आवश्यक हो जाता है। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी सीधी सीधी बात यह है कि मिट्टी से जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको जो फसल है आराम से उनको ग्रहण कर सके, इसलिए मिट्टी को क्या है भाई तैयार किया जाता है, उलट पुलट कर इसको तैयार किया जाता है। तो ये सबसे मेन चीज़ यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। तो इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। उलटने पलटने और पोला करने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया, वो जुताई कहलाती है और इसे हल चलाकर करते हैं। अब हल की देखो क्या है, हल क्या होता है, हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। वैसे आप सभी जानते हैं, हम सभी किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो आप सभी जानते हैं यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं, इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक होता है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को सरलतम समतल जो है इसको करना पड़ता है, समतल करने की आवश्यकता यहाँ पे रहती है और ये कार्य जो है पाटल के द्वारा किया जाता है। पाटल के द्वारा मतलब बड़े बड़े जो आपके मिट्टी के बड़े बड़े ढेले जो बने होते हैं, डगल जिसे कहते हैं, उनको बिल्कुल समतल बनाया जाता है, ठीक है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है, इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी भी है दिया जाता है। तो ये चीज़ें रही इसकी। अब देखो कृषि में औजार कौन कौन से यूज होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। ये कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। औजार कौन कौन से हो जाएंगे भाई, आपका हल है, कुदाली है और कल्टीवेटर। देखो कल्टीवेटर का प्रीवियस ईयर में सवाल आ रखा है, ठीक है, तो कल्टीवेटर आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुदाली, हल है, ये सारी चीज़ें, तो औजारों से संबंधित भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं, ठीक है। इसके बाद अपन यहाँ से देखें तो देखो हल शेफ्ट, और आपको ये हल का जो चित्र है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इससे पहले यहाँ से अपन यहाँ से पढ़ते हैं हल। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद या उर्वरक मिलाने के लिए, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। और ये औजार लकड़ी का बना होता है ना। प्राचीन समय में ये लकड़ी का बना होता था, बैल से या ऊंटों से इनको ये खेती किया करते थे। लेकिन आजकल जो है इनकी जगह जो है ट्रैक्टर ने ले ली है, ठीक है ना, ये सब आप जानते होंगे, ठीक है। हाँ, तो ये लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं जैसे घोड़ा है, ऊंट है, इनकी सहायता से खींचा जाता था। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती है। ये सारी की सारी बातें हल की हो रही है, ठीक है ना। हल के लिए तिकोनी पत्ती लगी होती है जिसे फाल कहते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तिकोनी पत्ती जो होती है उसको फाल कहा जाता है। और हल का जो मुख्य भाग है, मुख्य भाग वो लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शेफ्ट कहते हैं, ठीक है ना। मुख्य भाग जो है उसको क्या कहते हैं, हल शेफ्ट कहा जाता है। इसके सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। चित्र 1.1 अभी देखेंगे। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। देसी लकड़ी के जो हल थे ना, वो आजकल क्या है भाई, लोहे के हल में आपके परिवर्तित हो रहे हैं और लकड़ी के हलों की जगह लोहे के हल जो है ज़्यादा यूज में लिए जा रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट आता है आपका औजार कुदाली, ठीक है ना। कुदाली क्या होता है, ये एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने के लिए एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की एक चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट जो है वो आपकी इस पे लगी होती है, जो एक ब्लेड की तरह कार्य करती है। और इसका जो दूसरा सिरा होता है ना, वो क्या करता है, पशुओं द्वारा खींचा जाता है। तो इसका चित्र भी अभी आप आगे अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हल का चित्र यहाँ पे अपन देखते हैं। ये देखो, ये एक व्यक्ति के द्वारा ये हल चलाया जा रहा है। अब हल में देखो, ये जो पार्ट है इसका, ये वाला जो है, जो इनके बैलों के कंधे के ऊपर रखा हुआ है, गर्दन के ऊपर रखा हुआ है, इसको जोत कहा जाता है। और आपका जो ये हल है, इसको देखो हल शाफ्ट ये कहा जाता है, हल शाफ्ट है ना,
ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ से अलग से दिखाया, हल शेफ्ट इसको कहा जाता है। और ये वाला जो पार्ट है इसको फाल कहा जाता है, जो अलग से यहाँ से भी आप देख सकते हैं फाल कहा जाता है। तो ये आपका हल का डायग्राम आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं, जहाँ पर हाँ ये देखो आपकी कुदाली का चित्र भी आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे कुदाली की अपन ने अभी बात की है, तो इसमें देखो ये ऊपर ही ऊपर ये पकड़ लगी हुई होती है, और ये इसका ये हैंडल है ना, पकड़ने के लिए हैंडल, और ये जो पीछे है यहाँ पे जोत है। इसके अलावा ये जो लंबी एक छड़ है आपके सामने, और ये देखो ये मुड़ी हुई प्लेट है, जिसकी वजह से क्या है भाई, खरपतवार वगैरह को इनको हटाते हैं। इसका दूसरा सिरा जो किससे खींचा जाता है भाई, पशुओं द्वारा खींचा जाता है। तो ये अपन ने चित्र भी देख लिया। अब देखो कल्टीवेटर, इसका सवाल आया हुआ है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखें। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की क्या होती है, बचत होती है। कल्टीवेटर का भी चित्र अपन देख लेते हैं। कल्टीवेटर क्या होता है, ये देखो ये आपका क्या है भाई, कल्टीवेटर को ट्रैक्टर द्वारा चलाते हुए, ठीक है। ये कल्टीवेटर है जिसको ट्रैक्टर के माध्यम से यहाँ पे चलाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। ये रहा कल्टीवेटर। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं बुआई। पहला टॉपिक जो है अपना, पहला जो पोर्शन था कृषि पद्धतियों का पहला चरण था वो कंप्लीट हुआ। दूसरा चरण होता है बुआई करना। बुआई में क्या होता है, बुआई जो है फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है प्यारे साथियों। सबसे महत्वपूर्ण, जो चीज़ बोओगे ना वही आप पाओगे, ठीक है। हाँ, जो चीज़ आपने बोया है वही तो फल आप प्राप्त करोगे। हाँ, तो वही चीज़ है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। अधिक उपज देने वाले बीज है उन्हें आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। अब बीजों का चयन कैसे करें, ये देखो जो है पानी में अगर बीजों को डालेंगे तो जो बीज भारी होंगे वो तो नीचे बैठ जाएंगे, और जो बीज हल्के हैं वो ऊपर हो जाएंगे, तो ऊपर पानी के ऊपर तैरेंगे। तो पानी के ऊपर जो तैर रहे हैं वो तैरने वाले बीज जो है वो आपके जो है शुद्ध, वो क्या बोलते हैं उनको, ये बेकार बीज होते हैं, ठीक है ना, खोखले होते हैं अंदर से। और जो भारी बीज है वो ठीक होते हैं, स्वस्थ बीज होते हैं। तो उन्हीं बीजों को जो है वो बोया जाता है। तो इस प्रकार से अच्छे और बुरे, जो अस्वस्थ और स्वस्थ बीजों का यहाँ पे चुनाव किया जाता है, ठीक है। उनमें अंतर करके स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की एक अच्छी विधि आपके सामने इस प्रकार से पानी में भिगोकर अपन कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। तो इसके लिए औजारों से संबंधित अपन जानकारी लेते हैं कि परंपरागत इसके बुआई के औजार कौन कौन से हैं। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप के आकार का होता था। बीजों को कीप के अंदर डालने पर ये 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। तो ये देखो, ये रहा आपका सीड ड्रिल, जिसे कहते हैं क्या भाई, सीड ड्रिल के नाम से जानते हैं इसको। बीज बोने का पारंपरिक जो तरीका था, जिसमें बैलों के माध्यम से जो हल होता है उसके द्वारा यहाँ पे ये किया जाता था। लेकिन जो आजकल जो आएगा वो आएगा सीड ड्रिल। ये तो अपना जो है प्राचीनतम जो ही है, बैलों के द्वारा जो हल है। यहाँ पे कीप के आकार का जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ पे जो है अन्न, यहाँ पे बीज डाल रहा है और मिट्टी में इसको बोया जा रहा है। लेकिन इसका जो पारंपरिक तरीका है ये तो ये है, और अभी जो है वर्तमान जो तरीका है वो किस प्रकार से है, ये रहा आपको देखना, सीड ड्रिल। इस प्रकार के सीड ड्रिल का उपयोग यहाँ पे किया जाने लगा है। देखो ये इस प्रकार से इसका उपयोग किया जा रहा है। ये देखो सीड ड्रिल को आप आराम से चित्र 1.2 में देख सकते हैं। ये आधुनिक आपका सीड ड्रिल है, जिसमें किसी भी बैल की ज़रूरत नहीं होती है, ट्रैक्टर के माध्यम से इसको खींचा जाता है, और ये आपका सीड ड्रिल कहलाता है, ठीक है। अब देखो सीड ड्रिल के बारे में अपन जान लेते हैं कि आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल, ये आपके संभावना बनती है एग्जाम में सीधी सीधी पूछे जाने की। सीड ड्रिल का उपयोग है वो होता है, इसके द्वारा बीजों में देखो इम्पोर्टेंट क्या है चीज़, समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। दूरी जो है वो समान बनी रहती है, गहराई भी बनी रहती है। ये सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे क्या होता है, बीजों को पक्षियों द्वारा खाने से इसको रोका जा सकता है। प्रॉपर व्यवस्थित रूप से अगर मिट्टी गिर जाएगी ना उनके बीजों के ऊपर,
तो पक्षी भी क्या है, उन्हें खा नहीं पाएंगे। ठीक है। और सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से दो चीजें बचती है आपका, एक तो समय बचेगा और श्रम, आपको अधिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। इन दोनों की आपकी क्या है भाई, बचत होती है। नेक्स्ट देखो, ये आपके पौधशाला से संबंधित कुछ जिज्ञासा है इसकी। तो इसमें क्या पूछ रहा है, मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला है, मैंने देखा है कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं, वे इस प्रकार क्यों रखे जाते हैं? तो आइए, और ये पहले क्या पूछ रही है, धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है, पौध तैयार करके हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वनीय पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं, है ना, पौधशाला में उगाए जाते हैं, फिर उनके बाद उनको सीधे खेतों में क्या है भाई, उगा दिए जाते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत आवश्यक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पौधों को सूर्य का प्रकाश और पोषक एवं जल जो है पर्याप्त मात्रा में क्या हो सके भाई, उपलब्ध हो सके, आपके प्राप्त हो सके। देखना यहाँ पे ऊपर आप देखें, हाँ, तो पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। जब उचित दूरी रहेगी तब की बात कह रहे हैं, है ना। और अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। जैसे कहीं कहीं पे क्या होता है, जो पौधे हैं वो बिल्कुल पास पास बहुत अधिक हो जाते हैं, तो उनको बीच में से हटा करके उनके जो जितना गैप होना चाहिए, जो एक नियत गैप होना चाहिए, उस गैप को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जो पौधे हैं उनको हटा दिया जाता है। तो इसी के साथ ही आपका दूसरा चरण भी जो है खत्म हो जाता है। तो अब आपका तीसरा चरण शुरू होता है, जिसमें खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो इसमें क्या करते हैं, खाद और उर्वरक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा महत्वपूर्ण हो जाती है कि वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद कहा जाता है या उर्वरक कहा जाता है। ठीक है, खाद या उर्वरक उन्हें कहा जाता है। अब देखो बूझो, ये वापस एक जिज्ञासा लेकर के आया है कि मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? तो ये खाद का ही आपके जो प्रभाव होता है। देखना, मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, ये पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद एक दूसरी फसल उगाता है, खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। ठीक है ना, कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते हैं। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। कुछ पोषकों की जो है कमी हो जाएगी ना, उनको पूरा करने के लिए जो है किसान को खेतों में क्या देना पड़ता है भाई, खाद जो है वो देना पड़ता है। ये प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। अब प्रॉपर अपन खाद नहीं दे पाते हैं तो पौधे कमजोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक यानी कि जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ के खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। अपघटित जो पदार्थ होगा, जैसे गाय भैंस का गोबर है ना, इसको अपन एक जगह कहीं डालते हैं, ठेडिया अकुल्डी वगैरह कुछ भी अपने क्षेत्रीय भाषा के जो नाम होते हैं वो आपको देते हैं, आप देते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें हैं वो नेचुरल जो होती है वो खाद होती है। ठीक है ना, प्राकृतिक खाद जिसे कह सकते हैं, है ना। और वर्मी कंपोस्ट के बारे में आप सभी जानते होंगे, जो छोटी कक्षाओं में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट केंचुए द्वारा खाद को जो अधिक उपजाऊ बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, केंचुए द्वारा खाद को तैयार किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप जानते ही होंगे। ठीक है ना, ये वर्मी कंपोस्ट जिसे कहा जाता है, केंचुए द्वारा क्या है, खाद को बनाया जाना। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि इसी के बारे में, इसी के संदर्भ में देखो यहाँ पे एक क्रियाकलाप दे रखा है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस क्रियाकलाप में क्या, खाद और उर्वरक के साथ पौधे की वृद्धि यहाँ पे दिखाई जाती है। यानी खाद जिसमें होगा उस पौधे की वृद्धि जो है वो अधिक होती है। तो ये आपको यहाँ पे दर्शाया हुआ है ना, यही चीज़ है इसमें।
देखो अपन को यहाँ से पढ़ना है कि उर्वरक रासायनिक पदार्थ है। उर्वरक क्या भाई? रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। उर्वरक के बारे में अपन पढ़ते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न है? उर्वरक है वो नेचुरल खाद से कैसे भिन्न है, ये बात यहाँ पे। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक जो है उसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उदाहरण के रूप में देखो, उर्वरक के जैसे मान लो उर्वरक कौन कौन से हैं? यूरिया है, अमोनिया है, सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटास है, NPK, इनको याद रखना आपको। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये सारी चीजें हैं जो आपके उर्वरकों के उदाहरण है। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की जो उर्वरकता है उसमें कमी आई है ना। अधिक लगातार ऐसे उर्वरक यूज करते हैं तो उर्वरकता में कमी आती है प्यारे साथियों। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का ही उपयोग करना चाहिए। जैविक खाद आप समझ चुके हैं, जो अपशिष्ट होता है, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, इसके अलावा जो आपके पशुओं का गोबर है, वो आपकी जो खाद है वो क्या कहलाती है भाई? जैविक खाद कहलाती है। तो यहाँ पर आपको जैविक खाद का अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए, है ना। जो है कुछ एक समय के लिए, जैसे मान लो आपने रबी की फसल उगाई है या जो है आपकी खरीफ की फसल उगाई है, उसके बाद रबी की फसल के लिए उसको छोड़ देना चाहिए, वो नहीं उगाना चाहिए। एक बार का गैप देना, फिर वापस से खरीफ की फसल, इस प्रकार से आपको बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से वो उसकी उर्वरकता जो है वो बनी रहती है और क्षति जो है, मिट्टी को क्षति जो है वो कम होती है ऐसे। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है खाद के उपयोग से, ठीक है ना। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका फसल चक्रण है। ये एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। यानी फसल जो उगाते हैं एक के बाद एक एकांतर क्रम में, एक बार आपने जो है जो फसल उगाई है उसके बाद, जैसे मान लो एक बार आपने बाजरा बोया है तो दूसरी बार आपने मूंग बो सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको जो है आपका क्या है भाई? फसल चक्रण है। इसके माध्यम से जो पोषकों की क्षतिपूर्ति है ये आपकी की जा सकती है ना। निरंतर रूप से इसको बनाया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में उगाते थे। गेहूं एक ऋतु में और फलीदार चारा जो है एक ऋतु में। इससे क्या होता था? मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण हो जाता था, नाइट्रोजन जो है उसकी पूर्ति हो जाती थी। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। और पिछली कक्षाओं में हमने राइजोबियम देखा था ना, पढ़ा था ना, जो है इसमें सूक्ष्म जीवों वाला जो चैप्टर अपन ने किया था उसमें राइजोबियम है, वो अपन ने देखा था, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है ना। दलहनी पादपों में, इनकी जड़ों में राइजोबियम जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो इसके बारे में जो अपन ने पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये फलीदार पौधे जो लेग्यूमिनेसी वाले जो कुल के पौधे हैं उनमें ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो ये चीज भी अपन जान चुके हैं। यहाँ पर देखो खाद और उर्वरक ये क्या होती है, इनमें अंतर होता है। और ये कौन कौन अंतर क्या है, ये दोनों चीज अंतर आप देख सकते हैं। देखो कि उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक है जो गोबर एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से आपको प्राप्त होता है। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर है उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद का उत्पादन है ये घर पे होता है। ये आपके खेतों में बनाई जाती है या पशुओं द्वारा जो आपके अपशिष्ट होते हैं, गोबर होते हैं, उनसे ये बनती है। थर्ड पॉइंट है कि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। ह्यूमस प्राप्त नहीं होगा उर्वरक से, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। चौथा पॉइंट है उर्वरक में
पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम ये प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, है ना। जो खाद में जो है पादप पोषक, ये वाले जो पोषक है ये तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, है ना, ये नहीं होते हैं नाइट्रोजन वगैरह, ये तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो ये इन दोनों में अंतर भी हो गया है। अब देखो खाद के लाभ क्या क्या हैं। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है देखना, लाभ क्या है। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सहरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है और इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन जो है वो सुधर जाता है। तो ये चीज़ भी आपकी क्या रही भाई, मिट्टी का जो है आपका क्या कहते हैं इसमें बुआई से संबंधित या खाद और उर्वरक मिलाने से संबंधित अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो चरण है वो आता है आपका सिंचाई से संबंधित। तो अब फसल जो है बड़ी हो रही है, अब इसको क्या है भाई सिंचाई देने की आवश्यकता अपन को रहती है। तो अब सब सिंचाई देने के लिए क्या करते हैं, जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधों में वृद्धि और परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। जल है तो कल है, ये चीज़ आपने सुनी होगी। हाँ, तो पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ ही खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% तक जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल के अभाव में जो है फसलें हैं या कोई भी प्राणी है वो अपने आप को जीवित नहीं रख पाता है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। ये फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से आप क्या करना भाई, जल देना चाहिए आपको आवश्यक रूप से। निश्चित अंतराल पर खेती में जल देना सिंचाई कहलाता है। इस चीज को अंडरलाइन करना, सिंचाई किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं, नॉर्मल सी बात है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों मिट्टी और ऋतु में जो भिन्न होता है भाई, कौन सी फसल को कितनी बार पानी देना है ये बारंबारता है। ये फसलों मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न भिन्न होता है। गर्मियों में अधिक देते हैं, सर्दियों में थोड़ा कम देते हैं। इस प्रकार से गर्मी में पानी देने की बारंबारता जो है अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों है, क्या ये मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? बिल्कुल यही बात है, यहाँ पे यही कारण है। यहाँ पे देखो कि इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख गए और मर गए थे। यानी ये बूझो जो है इसने पिछली बार पानी दिया था ना, गर्मियों में इसने पानी देने में कंजूसी की थी, तो इस बार ये समझ रहा है कि मैं पानी अधिक दूंगा इस बार। तो अब देखो सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। सिंचाई के स्रोत आपके एक तो देखो सबसे बड़ा जो है आपका सिंचाई का स्रोत प्राचीन समय का जो कुआं है, जलकूप है, तालाब और झील है, नदियाँ, बांध, नहर, ये सारे जो है जल के स्रोत हैं। अब इसके बाद देखो इनके चित्र भी अपन देख लेते हैं। इनके नेक्स्ट पेज पर चित्र अपन देख लेते हैं, कौन कौन से चित्र होते हैं। ये रहे आपके चित्र, क्या है भाई, देखो सबसे पहला ये आपका मोट 4.1 है, ये मोट है। इस प्रकार का मोट होता था ये, है ना। इस रस्सी से ये इसको खींच के पानी निकाला जा रहा है कुएं से। तो देखो सिंचाई के पारंपरिक तरीकों की यहाँ पे बात की जा रही है। पारंपरिक तरीकों में कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। मवेशी या कोई मजदूर व्यक्ति है, इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अतः ये सस्ते हैं परंतु ये कम दक्ष है। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न है। ये सस्ते तो हैं लेकिन ये आपके ज़्यादा प्रभावी नहीं है, कम दक्ष है, ठीक है। तो इनमें कौन कौन सा है, पहला देखो मोट है, जैसे घिरनी के नाम से भी जानते हैं। फिर चेन पंप है, फिर आपका ढेकली है, रहट है, उत्तलोतक जिसे कहते हैं, ये तंत्र होते हैं, ठीक है। ये आपके सारे के सारे चित्र आप देख सकते हैं। इस तरफ चित्र अभी दिखाता हूँ। मोट अपन ने देख ही लिया है। मोट के बाद फिर ये देखो ये वाला जो है ये आपका चेन पंप हो जाता है, चेन पंप है, ठीक है। ये आपकी ढेकली हो जाती है, ढेकली है। फिर ये आपका रहट जो है आपका ये हो जाता है, ठीक है ना। रहट इसको कहते हैं, जो बैल के द्वारा यहाँ पे गोल गोल घूम करके वो पानी खींचा जा रहा है, ये रहट है, ठीक है। ये चीज़ आप देख सकते हैं।
तो जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत और सौर ऊर्जा का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। अब देखिएगा सिंचाई की जो विधियां हैं, ये तो पारंपरिक विधियां हैं, पारंपरिक विधियां। अब अपन ये देख लेते हैं कि इसकी जो आधुनिक विधियां हैं वो कौन कौन सी है। सिंचाई की आधुनिक विधियों से संबंधित अपन बात कर लेते हैं। सिंचाई की जो आधुनिक विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। देखो, सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं और मुख्य विधियां जो है निम्न है। सबसे पहली है छिड़काव तंत्र, है ना। छिड़काव तंत्र जो है यह आपका सबसे पहला तंत्र हो जाता है। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पादप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, फव्वारा पद्धति आप सभी जानते होंगे, वो सिंपल चीज है। इसका डायग्राम आप देखें यहाँ पे, ये देखो, ये डायग्राम आप जानते हैं। जो सामान्य रूप से आप खेती में जो आप फव्वारा यूज लेते हैं, छिड़काव तंत्र छिड़काव करते हैं, वही चीज है जिसको यहाँ पे भाषा के अंदर लिखा हुआ है। बाकी वही चीज है, जो फव्वारे लगे होते हैं वो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे वर्षा हो रही हो। ठीक है, दूसरा है आपका ड्रिप तंत्र। ये आधुनिक है। ये जो है कहाँ पर यूज होता है, कहाँ पर ये लाभदायक अधिक होता है, इसका भी जानते हैं। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, पौधे की जड़ों में सीधा गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। 1.5 में देखेंगे इसका चित्र। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। जहां जल की कमी होती है वहां पर ये जो ड्रिप तंत्र है वो आपके रामबाण सिद्ध होता है, एक वरदान के रूप में सिद्ध होता है। ये क्या करता है, सीधे फसल की जड़ों में, है ना, धीरे धीरे एक एक बूंद के रूप में यहाँ पे ये पानी जो है सीधा फसल की जड़ों में ही गिरता है। ठीक है, तो ये आपका सिंचाई का हो गया। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा कैसे कर सकते हैं भाई, है ना। तो ये बूझ और पहले निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग गए भाई, यानी घास उग गया। क्या ये पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? नहीं भाई, वो तो अपने आप ही जो है उग गए हैं। यहाँ पे खेत में कई अन्य अवांछित पौधों प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं ये पौधे। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार जो है इसको हटाने की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाता है भाई, निराई कहा जाता है। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य और पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार जो है वो आपके फसल की कटाई के दौरान भी आपको बाधा उत्पन्न करते हैं और कुछ खरपतवार ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए विषैले भी हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय कौन सा है भाई, जो खरपतवार है उसकी पुष्पन अवस्था होती है एवं बीज बनने से पहले का जो समय होता है वो सर्वोत्तम समय है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से उसे काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। ये कार्य खुरपी या हेरो की सहायता से यहाँ पे किया जाता है। तो ये आप देखो, औजार भी आप ध्यान में रखें, खुरपी और हेरो की सहायता से। रसायनों के उपयोग से भी जो खरपतवार है उसका नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहा जाता है। खरपतवार नाशी कहा जाता है तो कौन कौन से होते हैं, ये देखो 2,4-D जो है खरपतवार नाशी रसायन होता है।
खेतों में इसका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे यानी फुहारे की सहायता से खेत में यहाँ पे छिड़काव कर देते हैं, जिसका चित्र जो है 1.6 आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपका छिड़काव किया जा रहा है। ये जो है खरपतवार नाशी का यहाँ पे छिड़काव किया जा रहा है, आराम से देख सकते हैं। तो क्या इसके खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ सकता है क्या, ये पूछ रहा है। तो देखो पड़ सकता है। जैसा कि पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज के बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी क्या भाई प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों के प्रयोग से सावधानी पूर्वक इनका छिड़काव करना चाहिए और छिड़काव करते समय अपना मुंह, नाक ये अच्छे से आपको ढक लेना चाहिए। नेक्स्ट अपना चरण आता है कटाई। फसल जो तैयार हो गई अब उसकी कटाई करनी है आपको, ठीक है ना। ये सेकंड लास्ट है। उसके बाद फिर भंडारण करेंगे, फिर ये इनके चरण खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो है अपना चैप्टर भी है लगभग जो है समापन की ओर चलेगा। तो उसके बाद इसके चैप्टर के सवाल करेंगे, फिर अपन प्रीवियस ईयर के जो सारे सवाल अपन कर लेंगे। तो देखते हैं। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल की जो कटाई महत्वपूर्ण कार्य होता है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है, नाम से जैसे सिद्ध हो रहा है। कटाई के दौरान या तो पौधे को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को लगभग पकने में 3 से 4 महीने लगते हैं। हमारे देश में दरांती की सहायता से अथवा दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। ये दरांती का चित्र यहाँ पे आप देख सकते हैं, दरांती 1.7, अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट कर लेना, पूछा जा सकता है। हार्वेस्टर क्या है भाई, जो है आपका फसल काटने का एक औजार है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। इसके द्वारा भी फसल काटी जा सकती है। और काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया है इसे क्या कहते हैं भाई, थ्रेसिंग कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट करना, थ्रेसिंग किसे कहते हैं, थ्रेसिंग किसे कहा जाता है, काटी गई जो फसल है उसको बीजों से या जो भूसा होता है उसको अलग करना, बीज और भूसे को अलग अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है, कॉम्बाइन मशीन के द्वारा किया जाता है। ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है भाई, ये कार्य आपका कॉम्बाइन मशीन जो होती है उसके द्वारा किया जाता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। इसके बाद अपन ये देख लेते हैं, हाँ, कॉम्बाइन मशीन के द्वारा किया जाता है जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। हार्वेस्टर और इसका थ्रेसर का संयुक्त रूप क्या भाई, कॉम्बाइन मशीन है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर, है ना, फटक कर क्या कर लेते हैं भाई, अलग कर लेते हैं, फटक कर अलग कर लेते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, विनोइंग करके ये अलग कर लेते हैं। जिसका देखो, तो पहले तो आप कॉम्बाइन मशीन को देख लो आप, ठीक है ना। ये कॉम्बाइन मशीन है जो किसका मिला जुला रूप है, हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों का ये कॉम्बाइन इसे कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फसल को काटने के लिए इसको जो थ्रेसर करने के लिए आपको यूज में लिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद देखो पहली क्या कह रही है, कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में रह जाते हैं जिन्हें किसान जला देते हैं। पहले इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित है। वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है और इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का भी खतरा होता है, ठीक है। ये आपको ये जानना चाह रही है। तो अब देखो मैं आपको इस चित्र विनोइंग का भी दिखा देता हूँ। विनोइंग यानी फटकने वाली मशीन जो है, ये आपकी फटकने वाली मशीन है। इसके द्वारा जो कण होते हैं, धान होता है, अनाज होता है, उसको भूसे से अलग किया जाता है फटक करके, ठीक है। इसके बाद देखो कटाई पर्व क्या है भाई, कटाई पर्व क्या होता है ये आप जान लें। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने और खुशी मनाने का है क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न के फल स्वरूप या फल मिलता है इन्हें। इसलिए भारत में सभी भागों में कटाई का समय जो है हर्षोल्लास और खुशी का होता है। पुरुष और महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ
कुछ विशेष पर्व जैसे कि पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, है ना, नबान्य एवं हिंदू जो बिहू, ये सारे त्योहार हैं, ये फसल जो कटाई होता है उसके समय से ही जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ आपकी हो चुकी है। अब देखो मेरी बात सुनना, अब लास्ट का अपना टॉपिक है भंडारण करना। फसल है उसको अपन बोने से लेकर के मिट्टी तैयार करने से लेकर के भंडारण अपन कर रहे हैं। यहाँ पे एक दो शब्द जैसे साइलो वगैरह आएंगे, ये आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। अंत में अपन प्रीवियस ईयर के सारे सवाल और संभावित सवालों को करने जा रहे हैं। तो चलिए भंडारण पढ़ते हैं। उत्पादन का भंडारण, उत्पाद जो होगा, जो फसल अलग कर लिया अपन ने, जो अपन ने बीजों को भूसे से अलग किया है वो उत्पाद है, उसका भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों और सूक्ष्म जीवों से आपको क्या भाई सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा जो है अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो खराब होने के अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरित होने के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। यानी सीधी सीधी बात है कि उनमें अगर नमी होगी ना तो सीधे ही उनको भंडारित कर लिया जाता है, तो वो क्या है भाई खराब हो जाएगी फसल। अतः भंडारण से पहले बीजों को या दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए, जिससे वो सूख जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है और किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों में, धातु के बड़े बड़े पात्र में, बिन्स में कर सकता है। परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण कहाँ किया जाता है? साइलो में। साइलो जो गृह होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे किया जाता है। भंडार गृह होते हैं वहाँ पर, यानी बड़े पैमाने पर फसलों का भंडारण जहाँ किया जाता है उस स्थान को साइलो कहा जाता है। और भंडार गृहों में इसका जो है भंडारण किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है भाई, जिससे उनको क्या है, जिससे उनको क्या किया जा सकता है? भंडारित किया जा सकता है। और बड़े बड़े जो है पीड़क जो होते हैं उनसे है, पीड़कों से जैसे चूहे वगैरह हैं, इनसे आपको यहाँ पे सुरक्षित रखा जा सके। तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है। देखो हाँ, पीड़कों जैसे कि चूहे और कीटों की से रक्षा की जा सके, सुरक्षित इनको रखा जा सके। तो 1.10 वाला जो चित्र है, पहले आप साइलो का चित्र आप देखें। साइलो जो है ये आपका साइलो है। ठीक है, ये बड़ा सा भंडार गृह है जिसे साइलो कहा जाता है। और बड़े पैमाने पर फसल को यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, भंडारण यहाँ पे किया जाता है, साइलो। उसके बाद बोरों में जो अनाज है, जो मंडी वगैरह होते हैं, यहाँ पे देखो ये बोरों में अनाज यहाँ पे भरा पड़ा है, ये भी आप देख सकते हैं। अब इसके अलावा देखो अपन घर पे क्या चीज़ें इनके जो है खराब होने से बचाने के लिए क्या क्या यूज ले सकते हैं। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी यहाँ पे किए जाते हैं। कौन कौन से रासायनिक उपचार किए जाते हैं? जैसे कि बड़ी बड़ी जो गोलियां हैं वो, जैसे रसायन, अनेक रसायन हैं जिनसे जीवाणुओं की या सूक्ष्म जीवों की वृद्धि ना हो सके और फसल खराब ना हो सके, इसके लिए यहाँ पे जो है बड़े बड़े जो होते हैं वहाँ पे रसायनों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। अब अपन देख लेते हैं जंतुओं से भोजन। जंतुओं से भोजन अपना ये टॉपिक, इसमें देखो जंतुओं से भोजन, जंतुओं से भोजन कौन कौन सा मिलता है। देखो इसमें क्या है भाई, मछली यहाँ पे आएगा एक, जैसे मान लो अभी लीवर कोड वगैरह ये वाला इम्पोर्टेंट ये हो जाता, बाकी तो कोई नहीं। देखो समुद्र में ये सारणी थी, ऊपर आपने देखा कि सारणी जो है ये देख सकते हैं, खाद्य पदार्थ और स्रोत का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। पौधों की तरह जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। जंतुओं से कौन कौन से? समुद्र में तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। और पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य जो पदार्थ है उनमें आपने पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, हमने पढ़ाई है और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण होते हैं जिनमें बीजों का चयन, बुआई इत्यादि होता है। इसी प्रकार से घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब ये बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहा जाता है। तो ये छोटी सी परिभाषा के रूप में पशुपालन का यहाँ पे आया है।
और यहाँ पर देखो ये सवाल आपके बन सकता है, मछली का जो मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है, मछली जो है ना वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से क्या प्राप्त होता है, कोड लीवर तेल मिलता है, जिसमें कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी अधिक मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। तो ये है आपका चैप्टर समाप्त होता है। इसके साथ ही अपन देखें आपने क्या सीखा, इसको आप ध्यान से पढ़ लें, वीडियो को रोक करके बीच में आराम से, ये सारे के सारे पॉइंट है, ये इस पार्ट का निचोड़ है, इसको आप देख लें। इसके बाद देखो इसके जो चैप्टर के सवाल है वो सारे सवाल अपन करते हैं, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर वाले और संभावित वाले प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें क्या कहा है कि उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। तो पहला है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं भाई तो क्या कहते हैं, यहाँ से आपको छांट करके लिखना है। आप सभी जानते हैं उसको क्या कहते हैं भाई, फसल कहते हैं, ठीक है ना, फसल कहा जाता है। फिर क्या है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण क्या है भाई, मिट्टी की क्या है, तैयारी करना होता है ना, मिट्टी की तैयारी करना होता है, ये मिट्टी को तैयार करना होता है पहला चरण, ठीक है। इस प्रकार से ये हुआ। ख के बाद आपका ग वाला जो प्रश्न है, ग वाला तीसरा जो है कि क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करने लग जाएंगे भाई, तैरने लग जाएंगे। क्षतिग्रस्त है वो जल की सतह पर तैरने लगेंगे, और जो स्वस्थ है वो अंदर बैठ जाएंगे, पेंदे पे बैठ जाएंगे। घ में देखें अपन चौथा जो है कि जो है फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या प्राप्त होता है भाई, मिट्टी से आपके क्या प्राप्त होता है ना, मिट्टी से आपके क्या प्राप्त हो जाएगा, पोषक और जल। भाई मिट्टी से तो पोषक तथा जल आवश्यक है, मिट्टी से पोषक प्राप्त होंगे ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मिट्टी से तो आपको क्या प्राप्त होगा भाई, पोषक और जल, ये आपके जो है आवश्यक होते हैं। तो ये आपका हो जाता है। इसके बाद देखो कॉलम ए और कॉलम बी को आपको मिलाना है, जिसमें फसलें दे रखी है। फसलों में देखो क्या है भाई, कॉलम ए में खरीफ की फसल, रबी की रासायनिक उर्वरक और कार्बनिक खाद, तो इसको आपको मिलाना है। तो आप कैसे मिलाएंगे, ये खरीफ की फसल, इसमें देखो कौन कौन सी है, इसमें खरीफ की फसल आपकी हो जाती है धान और मक्का, ये खरीफ की फसल हो जाती है। फिर रबी की फसल कौन सी हो जाती है, गेहूं और चना, ये रबी की फसल है। इनमें देखो रासायनिक उर्वरक कौन कौन से हैं, रासायनिक उर्वरक आपके आ जाते हैं यूरिया और सुपर फॉस्फेट। फिर कार्बनिक खाद के रूप में आपके सामने क्या बचता है भाई, पशुओं का अपशिष्ट, गोबर, और ये वाला जो है ऑप्शन सी जो है ये बन जाएगा। तो ये आपके चैप्टर के क्वेश्चन थे, नॉर्मली आप सभी ने किए हैं। अब चलिए अपन करते हैं प्रीवियस ईयर के और संभावित सवालों को लेकर के। ये आपका एनवीएस लेब अटेंडेंट 2022 का पूछा हुआ सवाल है आपका कि निम्न में से किस फसल के लिए भारतीय किसान को सबसे अधिक सिंचाई करने की आवश्यकता होगी। ऑप्शन फर्स्ट अपना रहेगा, जिसमें बताया है कि ऑप्शन फर्स्ट है कि गाजर की शीतकालीन फसल रोपण से लेकर कटाई तक आपके लगभग 80 दिन। ऑप्शन बी मटर की रबी की फसल जो रोपण से लेकर कटाई के तक लगभग 70 दिन। ऑप्शन सी है टमाटर की ग्रीष्मकालीन, देखो ग्रीष्मकालीन जैसे आ गया है तो हमने पढ़ा है कि ग्रीष्मकालीन जो फसल होती है उसको पानी की अधिक आवश्यकता होती है, तो यही आपका राइट आंसर आपका रहेगा। टमाटर की ग्रीष्मकालीन फसल रोपण से लेकर कटाई तक लगभग कितने दिन भाई, 100 दिनों का यहाँ पे समय जो है लग जाता है। तो ये आपका फर्स्ट रहा। सेकंड क्वेश्चन देखो इसकी ये व्याख्या भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये रही व्याख्या। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ये दूसरा सवाल जो एनवीएस लेब अटेंडेंट 2022 में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि में अविरत कार्य है, यानी ऑनगोइंग टास्क है, यानी जिसको करते ही रहो आप, यानी बार बार वो होता रहता है, एक बार जैसे काम करते हो तो फिर वापस ही आ जाएगा, तो उसको ऑनगोइंग भी चलेगा। तो ऐसा कौन सा कार्य होता है, तो वो होता है भाई कौन सा, आपका निराई का, निराई गुड़ाई जो होती है, जिसे क्या कहते हैं, खरपतवार है उसको आप हटाते ही जाओ, ठीक है ना, निराई वीडिंग जिसे कह सकते हैं। तो ये देखो आप इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, खरपतवार को हटाना ये होती है निराई। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन क्वेश्चन, देखो ये 2017 में आया था, ये कल्टीवेटर से संबंधित। कल्टीवेटर जो एक ट्रैक्टर द्वारा चालित कृषि उपकरण है, इसका उपयोग किस में किया जाता है भाई, क्या मिट्टी को खरपतवार से हटाने में, मिट्टी को ढीला करने तथा मोड़ने में, फसलों की सिंचाई में, और मिट्टी में बीज बोने में। तो बताइएगा किस में किया जाता है, कल्टीवेटर का यूज जो है
मिट्टी को ढीला करने तथा मोड़ने में। तो ऑप्शन कौन सा भाई, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखो कल्टीवेटर से संबंधित अपन ने वैसे चैप्टर में पूरा इसका डिटेल व्याख्या देखिए, चित्र सहित इसको देख लिया है। तो ये थे 3 सवाल जो आपके प्रीवियस ईयर में थे। निश्चित रूप से आपको इस चैप्टर से 2 सवाल देखने को मिलेंगे। अब आइए इस प्रकार के कुछ संभावित प्रश्न हैं, इनको भी आप ले लेते हैं। सबसे पहला, भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, रबी और खरीफ की फसल। इन फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खरीफ की फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है और बी जो है रबी की फसलें शीत ऋतु में बोई जाती है। तो क्या ये दोनों बातें सही है? तो ये बातें जो है दोनों क्या है भाई, दोनों की दोनों बातें आपके ठीक हो जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है, देखो दोनों की दोनों बातें आपकी क्या हो जाएगी भाई, गलत हो जाएगी। क्यों? दोनों ठीक नहीं है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल 2 जो है आपका आंसर जो है केवल 2 रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि जो है रबी की फसल वो तो शीत ऋतु में उगाई जाती है, खरीफ की फसल जो है ये आपके ग्रीष्म ऋतु जो है, क्योंकि खरीफ की फसल जो है आपकी वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। तो ऑप्शन जो आपका बी है राइट आंसर के रूप में रहेगा। ये इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहेगा जैविक खाद। जैविक खाद से संबंधित, तो जैविक खाद है, इसमें क्या है, विचार करना कथनों पर। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे क्या भाई, मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, ये बात ठीक है। इससे मिट्टी भुरभुरी और शहरंध्र हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, ये बात भी आपके ठीक हो जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो ये इसके तीनों के तीनों सही है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर। 1, 2 और 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये इसका आप जो है डिटेल सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 3 नंबर का सवाल। कोड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कोड लिवर तेल निम्न में से किस जीव से प्राप्त होता है? ये अपन ने सबसे लास्ट में अपना चैप्टर था उसमें देखा था। चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था मछली, ठीक है। तो मछली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा, जो इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है ना। डी, ए, ये सारी चीज़ें, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में इसमें होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और जो असत्य कथन है उसकी पहचान आपको करनी है। असत्य कथन कौन सा है भाई उसकी पहचान आपको करनी है। सबसे पहला देखो, छिड़काव तंत्र का उपयोग असमतल भूमि के लिए उचित है जहां जल कम मात्रा में उपलब्ध हो। तो ये बात जो है वो ठीक है। छिड़काव विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है, बिल्कुल ये भी बात भी क्या है भाई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि ड्रिप तंत्र में जल बूंद बूंद द्वारा जड़ों में गिरता है, इसलिए ये फलदार पौधों बगीचों में पानी देने के लिए सर्वोत्तम तरीका नहीं है। नहीं भाई, है यह तरीका। तो ये नहीं आ गया, इसका मतलब ये बात आपकी असत्य हो गई। नेक्स्ट है ड्रिप विधि में जल की बर्बादी नहीं होती है, ये जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम है और वरदान है, ये इसमें हमने चैप्टर में पढ़ा। तो ये बात भी ठीक है। तो ऑप्शन सी है इसका यहाँ पे राइट आंसर अपना बनेगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर बन जाएगा, जिसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। और आज का अपना अंतिम सवाल है 5वां सवाल। खरपतवार से सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित प्रश्न जो कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनके पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। तो ये बात जो है क्या सही है? क्या खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय क्या पुष्पन और बीज बनने से पहले का होता है? दूसरा, खरपतवार नाशी के छिड़काव का सर्वोत्तम समय खरपतवार के पुष्पन एवं बीज बनने के बाद होता है, बाद थोड़ी होता है, इसके बाद, पुष्पन के बाद ही आपका क्या होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है के बारे में पूछा जा रहा है। तो कौन सा सही नहीं है? ये वाला सही नहीं है ना। बनने के बाद क्यों करेंगे भाई? तो ये आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन केवल 2 जो है ये आपका सही नहीं है, बाकी पहला जो आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार से इसकी व्याख्या ये आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने पूरा का पूरा चैप्टर है वो कवर किया है, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारे साथियों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके बताएं कैसा लगा और नेक्स्ट आपका किस टॉपिक की वीडियो होना चाहिए, ये चीज़ भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।